क्या तुम यकीन करोगे, मैं लिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। अपने पूरे परिवार को जिंदा रखने के लिए मैं -50 डिग्री की भयंकर ठंड में जान जोखिम में डालकर बाहर सामान और खाने पीने की चीजें लेने गया था। लेकिन जब मैं वापस लौटा और चुक्काटे भाई ने सिर्फ थोड़ी सी ठंड से बचने के लिए मुझे घर के बाहर ही बंद कर दिया। मैं दरवाजे के बाहर ठंड में जमता रहा और आखिरकार मेरी मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि खिड़की के अंदर मेरा परिवार गर्म कमरे में बैठकर हॉटपॉट खा रहा था। मैं बर्फीली हवाओं के बीच धीरे धीरे आवाज मेरे कानों में पड़ी। भैया, पापा ने कहा है कि परिवार में एक और इंसान होगा तो खाने पीने का खर्च भी बढ़ेगा। तुम तो बस परिवार पर बोझ हो। तुम्हारे जैसा निकम्मा इंसान हमारे किसी काम का नहीं है। लियू रुयान ने भी मुझे धोखा देते हुए कहा, लिन चेन, मुझे मत दोष देना। तुम मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। मेरे लिए जिमो के साथ रहना ही बेहतर है। फिर उन्होंने कहा, तुम इतनी मेहनत करके जो सामान लेकर आए हो उसे हम रख लेते हैं। अब तुम जा सकते हो। दरवाजा मेरे सामने बंद हो गया और मेरे लिए बची आखिरी गर्माहट भी खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही मेरी चेतना पूरी खत्म होने वाली थी, एक चमत्कार हुआ। मैं दोबारा जन्म ले चुका था। समय वापस आ चुका था। 30 अक्टूबर 2000 से वैश्विक बर्फीला प्रलय शुरू होने में अभी पूरे 15 दिन बाकी थे और इस बार मेरे पास एक खास ताकत थी। गॉड हाइफन लेवल शेल्टर सिस्टम सक्रिय हो चुका था। सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंजी। गॉड लेवल शेल्टर सिस्टम सक्रिय। नए खिलाड़ी का मिशन, मुख्य भूमिगत शेल्टर बेस तैयार करें। प्रारंभिक फंड की आवश्यकता पूरी होने पर पुरस्कार प्राप्त होंगे। पुरस्कार: कम कीमत पर सामान खरीदने का विशेष चैनल, 1000 घन मीटर का स्टोरेज स्पेस और पूरे क्षेत्र की निगरानी का अधिकार। मैंने मन ही मन कहा, लिन जिमो, लियू रुयान और बाकी परिवार, पिछली जिंदगी में तुम लोगों ने मेरा खून चूसा और आखिर में मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया था। लेकिन इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली निराशा क्या होती है। पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहले उसी लिन परिवार के घर का रुख किया जिससे मुझे नफरत हो चुकी थी। रात में परिवार लिन जिमो का जन्मदिन मना रहा था। लियू रुयान मेरे छोटे भाई के पास बैठी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। अगर जिमो के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो यहाँ आकर माहौल खराब मत करो। मैंने अपने अंदर का गुस्सा दबा लिया और जानबूझकर वही पुराना रूप धारण कर लिया, वही भोला और सबकी खुशामद करने वाला लिन चेन। मैंने लियू रुयान से कहा, रुयान, मेरी मदद करो। मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसमें नुकसान की कोई संभावना नहीं है। अगर यह काम हो गया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तब मैं तुम्हारे लिए लिमिटेड एडिशन बैग और डिजाइनर ज्वेलरी खरीदूंगा। फिर मैंने अपने पिता से कहा, पापा, यह नॉर्थ पोल एनर्जी पार्क का एक इनसाइड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। इसे हासिल करने के लिए मैंने बहुत लोगों से संपर्क किया है। सिर्फ 3 महीने में पैसा 5 गुना हो सकता है, लेकिन इसके लिए 70 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी चाहिए। मेरे पिता चौंक गए। 7 करोड़? हमारी कंपनी के पास तो सिर्फ 22 करोड़ का कैश फ्लो है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने जानबूझकर है फर्जी प्रोजेक्ट सामने रखा था। मुझे पता था कि लालच में अंधा हुआ है परिवार जरूर फंस जाएगा। मैंने कहा, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी और कंपनी के शेयर गिरवी रख दें तो पैसा जुटाया जा सकता है। पैसा दोगुना होने की बात सुनते ही मेरे पिता की आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कल ही फाइनेंस विभाग से सारी संपत्ति गिरवी रखने की प्रक्रिया शुरू करवाता हूँ। लेकिन लिन चेन, अगर तुमने यह प्रोजेक्ट खराब किया तो हमेशा के लिए इस घर से निकल जाना। मैंने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद रुयान। लेकिन मेरे चेहरे के पीछे एक अलग ही मुस्कान थी। मेरी संपत्ति से निवेश करोगे? नहीं, यह तो तुम्हारे लिए नर्क का टिकट खरीदने जैसा है। अगले ही दिन 70 करोड़ रुपए की रकम का इंतजाम हो गया। उसी पल सिस्टम सक्रिय हो गया। कम कीमत पर सामान खरीदने वाला चैनल खुल गया। 1000 घन मीटर का स्टोरेज स्पेस मिल गया और पूरे इलाके की निगरानी का अधिकार भी मेरे पास आ गया। मैंने मन ही मन सोचा, अब इन लालची लोगों को एक बड़ा तोहफा देना चाहिए। पूरे परिवार के लिए 7 दिन की समुद्री द्वीप की छुट्टी। मैंने परिवार से कहा, प्रोजेक्ट कंपनी हमारी मदद से खुश है। उन्होंने हमें 7 दिनदार आइलैंड ट्रिप के वाउचर दिए हैं। आप लोग जाकर आराम करिए। मेरे भाई ने तुरंत कहा, नहीं भैया, आप अभी अभी प्रोजेक्ट संभाल रहे हो। आपको घर पर रहकर काम देखना चाहिए। मैं, पापा, मम्मी और रुयान चले जाते हैं। मेरे पिता ने भी कहा, तुम घर पर रहो, घर और प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालो, हमें जाने दो। उन्होंने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया और छुट्टी मनाने चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराया। जाओ, अपनी जिंदगी की आखिरी धूप का आनंद ले लो। उनके जाते ही मैंने अपना असली प्लान शुरू कर दिया। मैंने मुख्य भूमिगत शेल्टर का निर्माण शुरू करवा दिया। जमीन से करीब 50 मीटर नीचे मेरा असली ठिकाना बनने वाला था। यही मेरी सबसे सुरक्षित जगह होने वाली थी। ऊपर वाले बेसमेंट को भी मैंने पूरी तरह बदलवा दिया। वहां बेहद मजबूत धातु के दरवाजे लगाए गए और चारों तरफ छिपे हुए कैमरे और निगरानी उपकरण लगाए गए। यह बेसमेंट भविष्य में उनके लिए सबसे कीमती सामान का भंडार बनने वाला था और साथ ही उनकी अपनी कब्र भी। परिवार के छुट्टी पर जाते ही मैंने बड़े पैमाने पर सामान खरीदना शुरू कर दिया। दर्जनों ट्रक मेरे घर के सामने आने लगे। डिब्बाबंद खाना, ईंधन, गर्म कपड़े और जरूरत की दूसरी चीजें लगातार अंदर पहुंचने लगी। मैंने जानबूझकर कुछ बड़े डिब्बों पर सैन्य सामान जैसे लेबल लगवाए और उन्हें कई मंजिलों तक जमा करवा दिया। पड़ोसी यह सब देखकर हैरान रह गए। हे भगवान, इतनी रात में इतना सारा सामान, सिर्फ इतने ट्रक आए हैं। लगता है जैसे पूरा सुपरमार्केट ही घर में ले आया हो। सुना है इसने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। कहीं प्रोजेक्ट फेल तो नहीं हो गया? शायद अब सामान जमा कर रहा है। मुझे तो लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। मैं सिर्फ लिन परिवार को ही नहीं फंसाना चाहता था, मुझे आसपास छिपे लालची लोगों को भी बाहर निकालना था। और मेरा प्लान काम कर गया। फ्लाइंग टाइगर नाम के कुछ गुंडों की नजर भी मेरे घर पर पड़ चुकी थी।
उनका एक आदमी बोला, भाई सही कह रहा था, लिन परिवार का यह लड़का जरूर खच गड़बड़ कर रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में सामान जमा कर रहा है। मैंने निगरानी कैमरों के जरिए उन्हें देख लिया और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह खेल अब और भी मजेदार होने वाला है। एक सप्ताह बाद लिन परिवार वापस लौट आया। उनके हाथों में महंगे सामान और खरीदारी के बड़े बड़े बैग थे, लेकिन घर में घुसते ही उनकी नजर चारों तरफ जमा सामान पर पड़ी। वे पूरी तरह हैरान रह गए। इससे पहले कि वे मुझे ढूंढकर सवाल करते, टीवी पर अचानक लाल रंग की चेतावनी दिखाई दी। वैश्विक तापमान में भयंकर गिरावट की चेतावनी। अगले 72 घंटों में तापमान -40 डिग्री तक गिर सकता है। मेरे पिता घबरा गए। क्या इस लड़के को पहले से सब पता था? फिर उन्होंने बेसमेंट की तरफ देखा। और इसने बेसमेंट को लॉक क्यों कर रखा है? पता नहीं अंदर क्या क्या छिपा कर रखा है। लेकिन उस समय मैं जमीन से 50 मीटर नीचे बने अपने कंट्रोल रूम में आराम से बैठा था। मेरे हाथ में कॉफी थी और मैं स्क्रीन पर अपने परिवार की घबराहट देख रहा था। उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए हर जगह तलाश की, लेकिन मेरा फोन पहले ही बंद था। कल तक जिन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं थी, आज उन्हें मेरी जरूरत थी, लेकिन अब वे मुझे ढूंढ भी नहीं सकते थे। बाहर तापमान तेजी से गिर रहा था और मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। तापमान लगातार गिरता गया। लिन परिवार घर के अंदर किसी पागल की तरह सामान ढूंढने लगा। लियू रुयान मौका देखकर मेरे कमरे में घुस गई और मेरी चीजें तलाशने लगी, और आखिरकार उसे वही मिल गया जो मैं चाहता उसे मिल। एक नकली भूमिगत बेसमेंट का नक्शा और सामान की एक बड़ी खरीद सूची। उस सूची में करोड़ों में के सामान और बेहद मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र था। लियू रुयान की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह तुरंत अपने भाई जिमो के पास पहुंची। जिमो, मुझे लिन चेन का राज पता चल गया है। उसने सारा खाना, डिब्बा बंद सामान और गर्म कपड़े बेसमेंट में छिपा रखे हैं। वह बेसमेंट इतना मजबूत है कि उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। अंदर अपना तापमान नियंत्रित करने का सिस्टम भी है। मेरे पिता यह सुनकर गुस्से से भर गए। इस लड़के ने हमसे इतना बड़ा राज छिपाया। चाहे वह कहीं भी छिपा हो, उस बेसमेंट में रखा सारा सामान हमारा है। उसे खोल लिया तो हमें इस भयानक मौसम से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। करीब 1 महीने बाद तापमान -40 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका था। बाहर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। लिन परिवार मेरे द्वारा जानबूझकर छोड़े गए थोड़े से सामान के सहारे किसी तरह जिंदा था। मैं अपने कंट्रोल रूम से पूरे इलाके की निगरानी कर रहा था। मुझे पता चला कि आसपास के कई परिवारों के पास खाना और जरूरी सामान खत्म हो चुका था। तभी मैंने अपनी योजना का अगला चरण शुरू किया। मैंने अपनी हवेली की स्वतंत्र बिजली व्यवस्था चालू कर दी। अचानक पूरी हवेली रोशनी से जगमगा उठी। खिड़कियों से गर्म रोशनी बाहर दिखाई देने लगी। लिन परिवार का छोटा भाई बोला, माँ, यहाँ तो अभी भी गर्मी है। लिन चेन जरूर बेसमेंट में आराम से बैठा होगा। लियू रुयान घबरा कर बोली, अगर सोसाइटी के लोगों ने देख लिया कि हमारे घर में बिजली और गर्मी है तो वे यहाँ हमला कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर उसे देखा और मन ही मन कहा, रुयान, तुम इंसानों की असली फितरत को अच्छी तरह जानती हो। जब हर कोई भूखा और ठंड से परेशान होगा, तब जिसके घर में रोशनी और खाना होगा, वही सबसे बड़ा निशाना बनेगा। मेरे कैमरों ने दिखाया कि आसपास के अमीर पड़ोसी हाथों में डंडे और लोहे के औजार लेकर लिन परिवार के घर की तरफ बढ़ रहे थे। तापमान अब -50 डिग्री तक पहुंच चुका था। पूरे इलाके की बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो चुकी थी। लोग बेहाल थे। ऐसे समय में लिन परिवार की हवेली से निकलती हल्की सी रोशनी भी लोगों के लिए खजाने जैसी थी। सोसाइटी के ग्रुप में लोगों के संदेश लगातार आने लगे। लिन परिवार के घर में गर्मी और खाना क्यों है? हम सब ठंड से मर रहे हैं। लिन जियानगुओ, हमारे साथ भी खाना और सामान बांटो। हमें पता है तुम्हारे पास हजारों डिब्बे हैं। थोड़ा सामान बाहर निकालो। अगर दरवाजा नहीं खोला तो हम इसे तोड़ देंगे। लिन परिवार घबरा गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बाहर सिर्फ पड़ोसी ही नहीं थे। कुछ खतरनाक लोग भी इस मौके का इंतजार कर रहे थे। ब्लैक फॉक्स के एक आदमी अपने सरदार को खबर दी, सर, लिन परिवार के घर के बाहर पड़ोसी जमा हो चुके हैं। अच्छा है, उन्हें आपस में भिड़ने दो। जब दोनों तरफ से लोग कमजोर पड़ जाएंगे तब हम मौका देखकर अंदर घुसेंगे। हंगामा होने दो। उनका जनरेटर भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जैसे ही वे पूरी तरह घबरा जाएंगे, हम उस भूमिगत बेसमेंट पर कब्जा कर लेंगे। उधर लिन परिवार के घर के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक पड़ोसी चिल्लाया, लिन जियानगुओ, तुम्हारे घर में गर्मी है और हजारों सामान के डिब्बे हैं। मेरा बच्चा सिर्फ 3 साल का है, वह ठंड में मर रहा है। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम तुम्हारा घर जला देंगे। दूसरा आदमी चिल्लाया, बहुत हो गया, सब लोग मिलकर दरवाजा तोड़ो और सामान बांट लो। किसी ने कहा, लियू रुयान ने खुद खरीदारी की लिस्ट देखी है, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। अंदर से लिन परिवार ने सफाई देने की कोशिश की। हमारे ज्यादा सामान नहीं है, जनरेटर का ईंधन भी खत्म होने वाला है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। परिवार के लोग एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगे, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने खरीदारी की लिस्ट बाहर क्यों जाने दी? मैंने किसी को नहीं बताया। तुम्हारे लालच की वजह से सबको हमारे सामान के बारे में पता चला। अंदर परिवार आपस में लड़ रहा था और बाहर भीड़ दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर रही थी। मैं अपने कंट्रोल रूम में बैठा स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। असल तमाशा अब शुरू होने वाला था। लियू रुयान, तुम सोच रही थी कि इन सारे सामान पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार होगा, लेकिन तुम्हें क्या पता, अपने लालच की वजह से तुमने पूरे परिवार को खुद ही गड्ढे में धकेल दिया है। बाहर भीड़ ने दरवाजा और खिड़कियां तोड़ना शुरू कर दिया। ठंडी हवा तेजी से घर के अंदर घुसने लगी। लिन परिवार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और मैं अपने सुरक्षित भूमिगत किले में बैठकर इस पूरे खेल को देख रहा था।